नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, और इस चैप्टर का नाम होगा हमारा संधि। इससे पहले की क्लास में हमने आपको स्वर संधि के वो तरीके बताए हैं जिससे आप आसानी से स्वर संधि को पहचान सकें और आराम से आप 15 लाइनों में पूरी स्वर संधि को कर सकें। जिन लोगों को विस्तृत में संधि पढ़नी है वो लोग इस आज की क्लास को देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और जिनको रिवीजन के तौर पे देखनी है वो जो पिछली वाली क्लास है उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि की, और पिछली कक्षा में भी हम लोग बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड कि संधि क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। यानी इसका मतलब क्या है? संधि कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो उनके मिलने से कुछ न कुछ अंतर उत्पन्न होगा। यानी जो पहले वर्ण है हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप हमारे सामने आए। यानी जैसे हमने एक कोई भी शब्द ले लिया, हमने जैसे एक शब्द ले लिया आपका विद्यार्थी। तो ये जो विद्यार्थी शब्द है ना, ये बना हुआ है विद्या प्लस अर्थी शब्द से। ठीक है, तो अब इन दो का मेल हुआ है, यानी एक यहां पर क्या है लास्ट में बड़ा आ, और यहां पर लास्ट शुरुआत का पहला क्या है छोटा आ, और इनको मिलने से इसका लोप हो गया, यानी ये बड़ा आ का बड़ा आ ही रहा है। यही संधि कह रही है। क्या कह रहा है संधि का नियम? कि कोई ना कोई विकार, जिसको हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, ये हमें दिखलाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस आ के साथ ये आ भी मिला, तब भी ये आ का आ ही रहा जो यहाँ पर रखा हुआ है। ये परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहले के समय में युद्ध होता था और युद्ध के बाद राजाओं के मध्य संधि होती थी। तो संधि क्या होती है? यानी सशर्त समझौता। तो अगर संधि को हम वैसे भी देखें तो संधि का मतलब क्या है? सशर्त समझौता। और ये समझौता कैसा होता है? दो वर्णों के मध्य। तो कभी इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाए कि दो वर्णों के मध्य होने वाला समझौता क्या कहलाता है, तो आप कह देंगे संधि। यानी किसी भी प्रकार से पूछा जाए, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब बात यहां पर आगे आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि संधि के 3 प्रकार हैं। एक आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन, और तीसरा आपका विसर्ग। विस्तृत में आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां भी पढ़ा था कि स्वर व्यंजन के अलावा एक आपके अयोगवाह भी होते हैं, और उन्हीं अयोगवाह में आहा को हम यहाँ पर लेते हैं। तो 3 प्रकार से वहां भी देखे थे, वही है। संधि 3 प्रकार से हो सकती है। एक होगी स्वर का मेल, स्वर से होगा, ठीक है। यानी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और अगले शब्द का प्रथम वर्ण जो जुड़ेंगे वो दोनों के दोनों स्वर होंगे। जैसे हम उदाहरण ले लें देवधन आलय। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा देवालय। देवधनालय क्या बन जाएगा? देवालय। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन संधि कब होगी? जब पहले की तरफ, आगे की तरफ जो जहां पर शब्द अंतिम होगा, ठीक है, अंतिम शब्द क्या होगा? आपका व्यंजन होगा।
और दूसरे शब्द की जो शुरुआत होगी वो किसी स्वर से हो सकती है। तो जैसे सत धन चिद, ठीक है, और प्लस एक और जैसे शब्द आ जाता है आनंद, हम सच्चिदानंद इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल इन दोनों से है, हम इसको और इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 को ले लिया, हम आपको पहला शॉर्ट में ले लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सत धन आनंद, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जब भी व्यंजन संधि आएगी इस संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। यानी स्वर संधि की जगह कभी अच लिख के आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और व्यंजन की जगह हल संधि लिख के आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हल लगा ही होता है। तो सत धन आनंद होगा तो क्या हो जाएगा, सदानंद, सदानंद। तो इन दोनों में कोई अंतर आपको दिखा, इसमें दोनों तरफ आपका स्वर है, देव में लास्ट में आ है और यहाँ पर बड़ा आ है, देवालय हो गया। सत धन आनंद में यहाँ पर टा है जिसमें हलंत लगेगी तभी ये व्यंजन संधि होगी, यदि हलंत नहीं लगेगी तो फिर वो स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम आपका कौन सा है, विसर्ग संधि है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है, जैसे हमने ले लिया आपका मना धन जा और हमारा बन गया मनोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि, क्योंकि पहले जो शब्द दिया गया है उसके अंत में विसर्ग है, और यहाँ क्या होगा, जो पहले आगे का शब्द आएगा उसके अंत में व्यंजन होगा, और इसमें क्या होगा, जो पहले आएगा वो स्वर होगा। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि व्यंजन के बाद यहाँ पर तो पहला व्यंजन होगा पर यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, यानी इसको हम स्वर से स्वर का मेल कहते हैं, इसको हम स्वर से, एक मिनट, इसको हम व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी कह सकते हैं या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी कर सकते हैं। यानी मेन जो है वो आपका आगे वाला है, ठीक है, आगे वाला, वहां पर व्यंजन का मेल किसी स्वर से होगा तब भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा तब भी व्यंजन संधि होगी, और स्वर का मेल स्वर से होगा तो वहां पर स्वर संधि होगी। और इसमें व्यंजन का मेल चाहे किसी स्वर से हो जाए, यानी व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपका विसर्ग प्लस स्वर होगा तब भी वही बात है, और यहाँ पर विसर्ग प्लस व्यंजन होगा तब भी वही बात है। यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार से संधि देखने को मिली, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा है भाग, जिसको हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं, स्वर संधि के जो भाग दिए गए हैं उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी संधि यही है, और यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन स्वर संधि से ही आ जाते हैं, 30% में फिर उन दोनों संधियों से आते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो स्वर संधि के जो 5 भाग हैं उनके अनुसार आपको नाम बताने पड़ जाते हैं, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में केवल नियम है, उनका कोई नाम नहीं है। तो स्वर संधि में देखें तो पहले सबसे पहले आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, और एक एक करके ही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। अब आपने पढ़ा होगा कि दीर्घ संधि में कौन कौन से जो आपके आते हैं स्वर उनको आप लोग जानते होंगे। यानी दीर्घ संधि में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। परिभाषा क्या है, ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई या ऊ का मेल क्रमशः आ, ई या ऊ
ऊ से हो जाए, हो तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है अ का सवर्ण दीर्घा। ठीक है, अ के अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं अगर वो मिलते हैं तो हमेशा बड़ा होता है। पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी के अनुसार ही चलेंगे। आ ई उ का मेल क्रमशः आ ई उ से हो तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। ये परिभाषा आपको मिलेगी किताबों में, या तो ये परिभाषा मिलेगी या आपको ह्रस्व या दीर्घ लिख के परिभाषा मिलेगी। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं, पर आपके लिए सीधी सी परिभाषा शॉर्ट में ये हो सकती है कि इसका मेल इसी से हो जाए तो बनेगा बड़ा आ। ठीक है, और ई का मेल इसी से हो जाए यानी अपने ही वर्ण से हो जाए तो वो ही अपने ही वर्ग का बड़ा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी परिभाषा ही है, पर जब आप बार बार इन चीजों को पढ़ेंगे देखेंगे और कई तरीके से देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी से ये चीजें तैयार होंगी। यानी आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है आपको संधि को एकदम से अच्छे से रटवा देना। अगर अब रटेगी कैसे, यानी तरीका पता होगा। यदि आपको तरीका पता है कि आ और आ यानी समान वर्ण मिलने से वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, ये भी इसी की परिभाषा है। समान वर्ण मिलने से दीर्घ हो जाते हैं। तो आप कोई भी परिभाषा आप याद कर लो, दीर्घ हो जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा याद रखो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यदि आप वर्णमाला भी अच्छे से पढ़ के आए। वर्णमाला में हमने आपको बड़े अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा क्लासें हमारी लंबी रहती हैं और चूंकि विस्तृत से अच्छे से पढ़ाना है। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो आपकी संधि अच्छी होगी। यदि आप संधि अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे जो टॉपिक आएंगे, जब आप पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ेंगे तो वो भी तोड़ तोड़ के आसानी से पढ़ सकेंगे और वहां पर हम आपको बताएंगे भी। उपसर्ग प्रत्यय सीख जाओगे, संधि सीख जाओगे तो विलोम पर्यायवाची में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो बात करी है वो बात की है इनकी कि अ का मेल आ से होने पर या ई का मेल ई से होने पर या ओ का मेल ऊ से होने पर क्या होता है, तो सभी अपने वर्ग का बड़ा हो जाते हैं, यानी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसकी कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ का मेल आ से होगा या आ का मेल बड़ा आ से होगा या बड़ा आ का मेल छोटा आ से होगा या बड़ा आ का मेल बड़ा आ से होगा। हर कंडीशन में बनेगा बड़ा आ ही, यानी छोटा आ का मेल चाहे आ से, यानी अपने ही वर्ग के जब वर्ण से मिलेगा तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले में हमने छोटा वाला लिया तो हमने इसमें लिया देव, इसमें छोटा आ है प्लस अर्थी। ठीक है, तो देव धन अर्थी देवार्थी। ठीक है, यानी यहां पर हमने छोटा आ दोनों तरफ लिया। अब देवधन अर्चन भी ले सकते हैं, देवधन अर्थी भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जिसमें दोनों तरफ छोटा आ हो, इसमें भी छोटा आ है इसमें भी छोटा है, दोनों के मिलने से बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो वह में वही आ की मात्रा जुड़ गई। फिर अगर इसका उदाहरण ले लें हम कि आगे की तरफ छोटा हो बाद में जो है बड़ा आ हो, तो आगे कुछ भी ले लें हम, मान लो हमने ले लिया देव, अब इस तरफ हमें बड़ा आ लेना है तो हमने ले लिया आलय, तो आपका बन गया क्या देवालय। क्या बन गया देवालय। ठीक है, देवधनालय देवालय। अब हमने इसका अगर उदाहरण ले लिया, अब चूंकि पहला है इसलिए हम सबका एक एक उदाहरण बता रहे हैं, बाकी आगे की क्लास में
हम उदाहरण इसके एक दो बता के आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। बड़ा आ में अगर आ जोड़ेंगे तो जैसे हमने ले लिया विद्या, क्योंकि इसमें बड़ा आ है, और यहां पर ले लिया छोटा आ, तो हमने ले लिया अर्थी, तो हो गया आपका क्या, विद्यार्थी, यानी विद्या को चाहने वाला। ठीक है। अंत में आप दोनों तरफ बड़ा आपको लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लो सदाधन आलय, सदालय कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी शब्द ले सकते हैं जैसे सदाधन आलय, आपका हो गया सदालय। ठीक है, या आप विद्याधनालय ले सकते थे और आपका हो जाता विद्यालय। तो ये आपका आ से संबंधित नियम हो गया, यानी छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, यदि दोनों तरफ आ है तो बड़ा आ ही बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये आ से संबंधित नियम हो गया। फिर हम बात करते हैं ई की, यानी ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई का मेल यदि ई से होगा तो बड़ी ई ही बनेगी, और छोटी ई प्लस बड़ी ई होगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी, और बड़ी ई प्लस छोटी ई होगी तब भी आपका बड़ी ई ही बनेगी, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई होगी तब भी आपकी बड़ी ई ही बनेगी। अच्छा, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ई से ई का मेल हो जैसे, तो हमने ले लिया रति धन, छोटी ई लेना है तो इंद्र, रति धन इंद्र। रति के पति कौन है, कामदेव, तो कामदेव का पर्यायवाची यहां पर बन जाएगा और बनेगा रतीन्द्र, क्योंकि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई। फिर छोटी ई में बड़ी ई को मिला दे। ठीक है, तो जैसे हमने यहीं पे इसी को उदाहरण ले ले, या दूसरा कोई ले ले, जैसे कवि ले लिया हमने, और धन हमने ईस ले लिया, एक तरफ छोटी हो गई एक तरफ बड़ी, तो आपका हो गया कवीस, कवि धनीस कवीस हो गया। फिर यहाँ पर हमने बड़ी, तो कुछ भी हम शब्द ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने नदी ले लिया, बड़ी आ गई नदी धन, और इस तरफ हमें छोटी लेना है तो हमने इंद्र ले लिया, तो हमारा बन गया नदींद्र, नदींद्र। और यहां पर हमने ले लिया दोनों तरफ बड़ी ई, तो हमने ले लिया नदी धन ईस, और ये किसका पर्यायवाची हो गया, नदीस, तो ये हो गया आपका समुद्र का। तो यहाँ पर चार उदाहरण हमने आ से ले लिए, चार उदाहरण हमने ई से ले लिए, यानी इसी प्रकार से हम आगे की क्लास में भी उदाहरण देखेंगे। अब आगे नंबर आता है ऊ का, यानी ऊ का भी मेल ऊ से होने पर बड़ा ऊ बनता है। अब वो कुछ भी हो, चाहे छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ हो। ठीक है, सब में बनेगा बड़ा ऊ ही। तो जैसे हम इनके उदाहरण में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हम ले ले वधु या वधु, वधु धन उत्सव, तो अब दोनों तरफ ऊ है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो हमारा हो जाएगा वधुत्सव, वधुत्सव, यानी ऊ का ऊ ही रहेगा। यानी जब भी हम कोई उदाहरण लेंगे तो दोनों तरफ हमें ऊ लेना होगा। इस वाले उदाहरण में कोई भी हम लोग उदाहरण लें सब में, तो एक उदाहरण हम लोगों ने ले लिया, और भी कोई भी उदाहरण आप लेना चाहें तो वो उदाहरण आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि की समाप्ति होती है, यानी पहला पार्ट स्वर संधि का हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनके सब के आप एक एक उदाहरण लिख लें। ठीक है, और क्लास में हम आगे आपको उदाहरण भी करवाएंगे और बाकायदा आपकी प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, यानी अगली संधि की तरफ, जिसका नाम है हमारा गुण संधि। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि को, गुण संधि। ठीक है, पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है दीर्घ संधि को, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि आ का आ से मेल होने पर बड़ा आ, ई का ई से मेल होने पर बड़ी ई, और ऊ का ऊ से मेल होने पर
बड़ा ऊ बनता है। अब बात आती है कि गुण संधि में क्या है। तो गुण संधि में क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा आ का मेल, ठीक है, ई से, यानी ई का मतलब छोटी या बड़ी ई से हो जाए, होने पर क्या बन जाता है ए, और ऊ से होने पर ओ, और री से होने पर अर हो जाता है, जाता है। यदि आप लिखना सीख गए, परिभाषाओं को बड़े अच्छे से आप तोड़ना सीख गए, तो आपके लिए संधि आसान होगी, ठीक है। यानी गुण संधि में क्या कहता है नियम कि यदि आ का मेल, ठीक है, यानी आ या आ, ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ई से हो जाए तो ए बनेगा, ऊ से हो जाए तो ओ बनेगा, और री से हो जाए तो अर बनेगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि आ का मेल चाहे आपका ई से हो जाए, चाहे आपका आ का मेल बड़ी ई से हो जाए, चाहे आपका आ का मेल ई से हो जाए, ई, चाहे आपका आ का मेल छोटी ई से हो जाए, चाहे आपका बड़ा आ का मेल बड़ी ई से हो जाए, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। फिर दूसरा ऊ में भी यही रहेगा कि चाहे इन्हीं प्रकार से, यहाँ पर ई रखी हुई है वहां पर आप ऊ को रख सकते हैं, ठीक है। और फिर री को, अब चूंकि री दो ही होती है, यानी आप दो ही प्रकार से री वाला नियम बना सकते हैं, एक आ प्लस री, चूंकि री बड़ी री इसमें नहीं आती, संस्कृत में चलती री, या बड़ा आ प्लस री, तो यानी यहाँ पर इसके दो ही नियम बनेंगे, और ई से संबंधित आपके चार नियम बनेंगे, और चार आपके ऊ से संबंधित बनेंगे, और आपके री से संबंधित दो नियम बनेंगे। यानी इस संधि में हमने क्या पढ़ा कि आ का मेल ई से होने पर ए, आ का मेल ऊ से होने पर ओ, और आ का मेल री से होने पर अर हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ प्लस ई, ठीक है, आ प्लस ई, ठीक है। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, आ प्लस, ठीक है। जैसे हमने इसका उदाहरण ले लिया, तो हमने ले लिया आ प्लस ई लेना है हमें, तो हमने ले लिया रवि, एक मिनट, जैसे हमने इसका छोटा आ का लेना है, तो हमने ले लिया इसमें कोई भी एक उदाहरण, जैसे हमने ले लिया सत धन, कोई भी एक उदाहरण, यानी इसका हो सकता है, इससे भी हो सकता है कि आ प्लस बड़ी ई ले लें, बड़ा आ प्लस बड़ी ई ले लें, कोई भी एक उदाहरण। तो चूंकि यहाँ पर देखो आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, सत धन ईस। अब आपको ध्यान देना है कि सत में आ है, और आ में जब ई मिलेगी तो बनेगा ए, तो सतेश बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम इसी में दूसरा उदाहरण ले लें कि हमने एक उदाहरण ले लिया महा, आ है और धन इंद्र, तो चूंकि क्या बनेगा ए बनेगा, तो बन जाएगा आपका महेंद्र, यानी जैसा होगा, ठीक है। सती धनीश होता है तो सतीश होता है, और वो किसमें होता है, दीर्घ संधि में, पर यहाँ पर आ में ई मिलेगा तो ए बनेगा, यहाँ पर आ में ई मिलेगा तो ए बनेगा। ये ई का नियम हो गया आ से ई मिलने पर। अच्छा, आ से ऊ मिलने पर क्या बनेगा, आ से ऊ मिलने पर कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ से ऊ मिलने पर क्या बनेगा, आ से ऊ मिलने पर, तो आ से ऊ मिलेगा तो आपका बनेगा ओ, वहां पे क्या बन रहा था, आ से ई मिल रही थी तो बन रहा था आपका ए, चाहे ऐसे लिख दो चाहे की मात्रा के रूप में, ओ यानी ये ओ की मात्रा है। अब जैसे हम इसका कोई एक उदाहरण ले ले, तो हमने जैसे ले लिया महाधन
उत्सव, महाधन उत्सव। तो अब इसका उदाहरण है ये सेकेंड नंबर का, यानी किसी का भी एक दो उदाहरण लेके हम आपको बता दे रहे हैं। महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। महोत्सव क्यों? क्योंकि आ और उ मिलकर के ओ बनेगा, इसलिए महाधन उत्सव महोत्सव। एक ही उदाहरण हमने चारों में से लिया है, बाकी आप इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, कहीं से लिख सकते हैं और इनके नियम को समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि दो और बचे हुए हैं, आ प्लस री क्या हो जाता है? और इसके दो ही उदाहरण है, आ प्लस री, यानी दोनों कंडीशन में वही रहेगा। अब इसको देखो कैसे बनेगा, तो जैसे हमने ले लिया देव धन ऋषि, क्या बन गया? देवर्षि। और जैसे इसका हमने ले लिया महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हमने लिख दिया महर्षि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आपकी दो संधियां आज की क्लास में कंप्लीट हुई, दीर्घ संधि और गुण संधि, और इसके हम लोगों ने उदाहरण विधिवत समझ लिए हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे की संधियों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।